हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाव। आज का वीडियो बहुत बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको अपनी एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जिनकी जर्नी बहुत ही खास रही है। आपको इनकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जानता हूँ इस समय की गैट बी की काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी अपने फॉर्म्स निकाल रहे हैं। CUET का एग्ज़ाम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, उसकी भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे लोगों का गेट बीटी में हो पाया, बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया, कुछ लोगों का गैट बी में हुआ, कुछ लोगों का नहीं हो पाया। तो मैं इनको इसलिए आज बुला रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप इनकी जर्नी से, इनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख सकें और उन एक्सपीरियंसेस को अपने करियर में यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि मैं इनके बारे में एक बहुत ही खास बात बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं अभी तक, चाहे वो गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो गैट बी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिट पी का एग्ज़ाम हो, फिर चाहे वो ICAR UG या ICAR PG का एग्ज़ामिनेशन हो, इन्होंने सभी जगह अपने नाम के जैसे ही कीर्ति पाई है, सफलता पा रखी है। तो आप इनके बारे में इनसे ही सुनिए, इनकी जर्नी के बारे में इनसे खुद सुनिए। मैं इनसे कई सारे सवाल अभी पूछूंगा जिनकी मदद से आपको समझ में आएगा कि इन्होंने अपने करियर को किस तरीके से प्रोग्रेस किया, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखी, क्या-क्या चीज़ें ये आपको सजेस्ट करना करेंगी अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस के लिए। ये सारी बातें और इनसे बहुत सारी और भी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना देर किए हुए मैं कीर्ति को इनवाइट करता हूँ। कीर्ति प्लीज़। अ, नमस्ते सबसे सर। पहले तो कीर्ति का बहुत नमस्ते नमस्ते बेटा। सबसे पहले तो कीर्ति का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी, ये बिजी थी बहुत, इनकी अभी अभी काउंसलिंग ख़त्म हुई है और उसके बावजूद भी इन्होंने इतना समय दिया हमसे बात करने का, तो इसलिए सबसे पहले इनका थैंक यू। और इनसे पूछूंगा खुद से ताकि आप समझ पाएँ। कीर्ति, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप कहाँ से आपने अपनी एजुकेशन वगैरह ली है और क्या-क्या चीज़ें हैं? So first and foremost, thank you for having me here. Um, so my name is Keerti Sinha. I basically belong to Siliguri, West Bengal. I've completed my UG in BTech in Biotechnology from Vasantara Nayak College of Agriculture Biotechnology in Maharashtra with a CGPA of 9.27. I have also cleared various national level examinations like GATE PT, GAT-B, BITP, ICR UG and PG. बहुत बढ़िया कीर्ति। तो आपने खुद देखा कि इन्होंने मतलब जितने भी एग्जाम्स में जो भी इंडिविजुअल सोचते होंगे यूजी लेवल पे, चाहे वो गेट हो, चाहे वो गैट पी हो, चाहे वो बिट पी का एग्जामिनेशन हो, उन्होंने सभी में सफलता पाई है। तो आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दूसरा सवाल मेरा कीर्ति आपसे ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बायोलॉजी लेकर के जाते हैं आगे, वो मेडिकल साइड चूज़ करते हैं और मेडिकल में अगर सफलता नहीं पाते तो वो कहीं न कहीं जाकर के वो बायोटेक्नोलॉजी या आगे किसी और ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ था? क्या आपने भी बायोटेक्नोलॉजी को एज़ अ सेकंड प्रेफ़रेंस या सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था? या आप बायोटेक के साथ ही आगे जाना चाहती थी? नहीं सर, मैं मेडिकल ही करना चाहती थी। मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस वही था और हुँ, बाद में मैंने आईसीएआर का भी एग्ज़ाम दिया था, तो फिर इसकी वजह से मुझे हुँ, पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अलॉट हुआ था महाराष्ट्र में, तो उसके थ्रू मैंने कॉलेज हुँ, ले लिया था। हुँ, ओके। आप लोग देख रहे होंगे कीर्ति के वीडियो में थोड़ा-सा लैग आ रहा है। एक्चुअली इन्होंने मुझे बताया भी था कि सर मेरे शहर में इस समय बहुत बारिश हो रही है, लेकिन क्योंकि ये इंटरव्यू प्री शेड्यूल था इसीलिए हम इसको बदल नहीं सके। तो आपको थोड़ा-सा लैग दिख रहा होगा लेकिन उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप कीर्ति को साफ तौर पे सुन ज़रूर पा रहे होंगे। तो इसी इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे, आप ज़रूर कंसंट्रेट करिएगा ये क्या कह रही हैं। नेक्स्ट मैं कीर्ति आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने हायर स्टडीज़ का चुनाव क्यों किया? मतलब आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद ही आप क्यों नहीं अपना आपने ये सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे ही सोचते हैं कि बीटेक कर लेंगे, उसके बाद हमको जॉब देखनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल वाली जॉब जो मिल जाती है या फिर अगर हम किसी लैब में लग जाएँ। तो क्या आपने ऐसा नहीं सोचा कि आपको लगा कि नहीं मुझे हायर स्टडीज़ में ही जाना चाहिए? सर मेरा शुरू से ही ऐसा था कि मुझे पीजी तो भी करना ही है और स्पेशली जब मैंने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी किया, तो फिर नॉर्मली हुँ, ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा स्कोप नहीं है आफ्टर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। और मैंने हुँ, बीआईटीसी का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसके थ्रू भी मुझे काफ़ी फार्मा कंपनीज़ की तरफ से ऑफ़र आया था।
लेकिन मैंने सोचा कि अभी मतलब अगर मैंने अभी ले लिया वो सारी चीज़ें, तो फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए है, वो एक हद तक मैं नहीं अचीव कर पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीजी करूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करूँ। जी, बिल्कुल सही बात कही कीर्ति ने। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलर पूछते रहते हैं, यूट्यूब मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो भरा रहता है कि सर पीजी करना ज़रूरी है क्या? क्यों नहीं हम जस्ट आफ्टर बीटेक जॉब जॉइन कर लेते हैं? तो जैसा कीर्ति ने भी अभी कहा कि बीटेक के बाद या बीएससी लेवल के बाद जॉब्स मिल ज़रूर जाती हैं, बट उस लेवल की जॉब शायद नहीं मिल पाएगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो आपको हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए जाना पड़ता है। और जब तक आप देखिए, जब तक आप बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को अपना टाइम, एनर्जी नहीं देंगे, तब तक वो रिटर्न में ऐसा संभावना कम ही है कि आपको ज़्यादा कुछ रिटर्न में दे। हाँ, ये फील्ड बहुत अच्छी है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आप इसमें थोड़ा-सा समय देंगे, तो आगे चल कर के ये फील्ड अच्छी है। लेकिन शुरुआत में अगर आप सोचें कि बीटेक के बाद ही जैसे कि सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, यहाँ पे मिलनी थोड़ी-सी टफ है, ऐसा मुझे लगता है। तो कीर्ति, ये मुझे बताइए कि आपने कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशंस अपने दिए जब आपका बीटेक खत्म हो रहा था, तो आपने हायर स्टडीज़ के बारे में सोचा और फिर कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशंस आपने दिए? फिर मैंने गेट बीटी दिया, हुँ, फिर गैटबी भी दिया, बीआईटीपी भी दिया हुँ, था, आईसीआर हुँ, हुँ। पीजी भी दिया था, लेकिन वो सेकेंड ईयर में ही दिया था। अभी रिसेंटली नहीं दिया अच्छा, क्योंकि अच्छा। गैटबी में मेरा हो गया था। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। अ, ये मुझे बताइए कीर्ति, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बिटपी के बारे में जानकारी नहीं है। बिटपी क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में गाइड कर दीजिए, कैसे क्या एग्ज़ाम होता है और इसमें कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में गाइड कर दीजिए। So BITP stands for Biotechnology Large Industrial Training Program। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हमें यूजी के लेवल हुँ, पर मिलता है। पहले एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट, हुँ, कंप्यूटर बेस्ड होता है। वो एटलीस्ट 30 मिनट्स का होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो फिर उसमें हुँ, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, 10 मार्क्स ईच। हुँ, एंड हमारा जो कोर सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उस पर 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और टुगेदर 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और उसमें कोई हुँ, हुँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हुँ, हुँ। यही है। और तो बीआईटीपी में इसका फ़ायदा क्या ऑलमोस्ट होता है बेटा? मतलब क्या अगर हम लोग बीआईटीपी क्वालीफाई कर लेते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीआईटीपी क्वालीफाई कर लेता है, तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिलता है? क्या उसको आगे करियर में क्या बेनिफिट मिलेगा? सर वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और मेरे हुँ, हिसाब हुँ। से नॉर्मली बीटेक के मतलब यूजी के लेवल पे उतने ज़्यादा मतलब इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइडेड नहीं रहते हैं। ट्रेनिंग्स अवेलेबल नहीं है अभी यस, इंडिया में एट प्रेजेंट। और ये ओके, डीबीटी ओके, स्पॉन्सर्ड है, आपको फेलोशिप भी प्रोवाइडेड होती है 10,000 रुपीज़ की। साथ में आपको कंपनी भी ओके, पैसे देते हैं। तो फिर मेरे को लगता है ओके। कि अगर यूजी के बाद ये क्रैक होता है तो फिर काफ़ी अच्छा है सीवी के लिए। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बिटपी का एग्ज़ाम जैसे इन्होंने बताया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। डीपीटी इसको कंडक्ट करवाता है और स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है जो लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं हिंदुस्तान की, वहाँ पे वो स्टूडेंट्स जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस दौरान ऐसा नहीं है कि ये अनपेड इंटर्नशिप है, यहाँ पे आपको पेमेंट भी मिलेगा, डीबीटी भी आपको पे करेगा और अगर मैं गलत नहीं हूँ कीर्ति, तो आपको वो कंपनी भी पे करती है, राइट? फार्मा कंपनी भी हाँ, आपको पे वो भी करती पे है, ठीक है? करते हैं। वो भी पे करती है। तो कीर्ति, आपने बिटपी में फिर आपने आगे गईं, आपने किसी कहीं ट्रेनिंग ली थी कि आपका गैट-बी में हो जाने के कारण आपने उसको छोड़ दिया था? सर मेरे को डॉक्टर रेड्डी और जाइडस से आया था कॉल जी। ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसका टर्म्स एंड कंडीशंस ये था कि मेरा डिग्री होना चाहिए मेरे पास। बट मैं ऑलरेडी ओके, मेरे ओके, फाइनल ईयर थी, मेरे पास डिग्री नहीं थी। ओके। जैसा कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर रेड्डीज़ से भी इनके पास कॉल आया था और ज़ाइडस जो कि काफ़ी फ़ेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ से इनका इंटर्नशिप का कॉल आया था। और बहुत बार कीर्ति ऐसा भी होता होगा ना कि उसी कंपनी में स्टूडेंट्स एब्ज़ॉर्ब हो जाते होंगे आफ्टर डूइंग द ट्रेनिंग, कुछ इस तरीके का भी होता है? यस। यस तो सर, होता ये है। एक बड़ा अच्छा, यस, एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। अगर आप बिटपी क्वालीफाई कर लेते हैं, तो आपको इंटर्नशिप करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। अनफॉर्च्युनेटली कीर्ति वहाँ पे नहीं गई क्योंकि इनके पास उस समय डिग्री नहीं थी, ये फाइनल ईयर परस्यू कर रही थी और डॉक्टर रेड्डीज़ और ज़ाइडस की एक कंडीशन थी कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करी होनी चाहिए।
तो ये हो गया। अच्छा कीर्ति, हमें ये बताइए कि क्योंकि आपका सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस रहा था वो गैटबी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रहा है। कीर्ति वन ऑफ द टॉपर्स हैं। आप किसी भी एमटेक का कॉलेज आप देख लीजिए जिसमें कीर्ति ने अप्लाई किया हो, तो कीर्ति उसमें टॉपर बनी हुई है, टॉप रैंकर है। जहाँ पर भी आप देख लीजिए, चाहे वो आईटीसी हो, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जहाँ पे एमटेक है और कीर्ति ने अप्लाई किया है वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में कीर्ति मौजूद है। तो कीर्ति मुझे बताइए कि आपने गैटबी की तैयारी कब से शुरू की और आपकी क्या रैंक थी गैटबी में? सर मैंने गेट भी मेरे माइंड में पहले से था, लेकिन मैंने पहले गेट हम्म, पीटी के लिए पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी की थी मैंने। हम्म, और हम्म। जब गेट पीटी का जब रिजल्ट आया तो फिर उतना अच्छा स्कोर नहीं आया मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। क्या स्कोर था बेटा उसके आपका? बाद 36.67 था जनरल। अच्छा, मतलब आप क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन आपको हाँ। उतना अच्छा आपको नहीं लगा कि आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो आप गैटबी के लिए फिर आगे आगे गई। लेकिन यस सर, कीर्ति तब आपने मैंने ये भी बताया था कि शायद आप, यस, आपने आपने ये भी बताया था कि आपको अभी रिसेंटली आईआईटी जोधपुर से भी कॉल आया था थ्रू गेट बीटी, यस इजंट इट? सर। यस ठीक सर। है, वहाँ पे कौन सा ट्रेड मिल रहा था कीर्ति आपको? सर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग मिल रहा था। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो आपने फिर गैटबी की तैयारी कैसे, कब से, कितने दिन पहले से शुरू की? मैं ये पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएससी और बीटेक में होते हैं और गैटबी उनका एक एम रहता है, बट उनको पता नहीं होता कि किस समय से तैयारी शुरू करनी चाहिए गैटबी की, कितना समय लगता है। सर मैंने तो जब रिजल्ट आया गेट का उसके बाद से शुरू किया गैट बी के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली मेरे अच्छा। को लगता है कि गैट बी के लिए 6 मंथ्स लगते हैं। मैंने तब आपका एक ओके। कोर्स ज्वाइन किया था आफ्टर अच्छा। गेटिंग माय तो रिजल्ट। अच्छा, तो वो कीर्ति उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगी, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि गैट भी जो है वो 6 महीने का टाइम लेता है। इन्होंने, क्योंकि इनका पकड़ सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा खासा था, इन्होंने गेट बायोटेक्नोलॉजी भी निकाला हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने पढ़ाई ठीक ठाक कर रखी थी अपने लेवल पे, तो इसलिए इनको कम समय लगा। इन्होंने उसके बाद जब इनका गेट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ, तो इन्होंने उसके बाद काफ़ी तेज़ी से पढ़ाई करनी शुरू की। लेकिन फिर भी इनके हिसाब से मिनिमम अगर आप गैट भी टारगेट कर रहे हैं, तो मिनिमम 6 महीने आपको देने ही देने पड़ेंगे गैट बी की प्रिपरेशन के लिए। गैट बी में कितनी रैंक आई आपकी कीर्ति? सर ऑल इंडिया रैंक 45 है और जनरल कैटेगरी में 43 है। बहुत बढ़िया। तो ये देख रहे हैं आप, तो ऑल इंडिया रैंक इनकी 45 है, और जिस भी जगह पे आप एमटेक बायोटेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ पे इन्होंने एमटेक के लिए अप्लाई किया है, तो ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड टॉपर में से एक है। तो हर जगह से इनको कॉल आया हुआ है। कीर्ति, आपको कॉल कहाँ कहाँ से आया हुआ है एमटेक के लिए, थोड़ा सा बताएंगे? सर सबसे ही आया, आईसीटी से आया सबसे पहला। और ये पौंडीचेरी से भी आया, फिर कोची से आया, ओके। अम, ओके। फिर और भी कहीं बरहमपुर आपने वगैरह अप्लाई से किया भी था आया। कि इन्हीं 3 4 जगह पे आपने? अच्छा अच्छा। ओके। एस चलिए, बहुत बढ़िया। एसपीपीयू किया। अच्छा। ओके। चलिए। तो मतलब जिस भी जगह पे इन्होंने अप्लाई किया, कुल मिलाकर के आप देख सकते हो कि हर जगह से कॉल आया, क्योंकि इनकी रैंक बहुत अच्छी थी। इनका गैटबी में जो रैंक आया है वो 45 आया है, उसकी वजह से एमटेक जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे हर जगह से इनका कॉल आया। तो अभी अभी कहाँ से आपने अपना कहाँ से आप परस्यू करने वाली हैं अपना मास्टर्स का कोर्स कीर्ति, और कौन सा कोर्स है वो? सर मैंने बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी चूज किया है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से। ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था शुरू से, ऐसा क्यों? तो आई गॉट इट। ऐसा क्यों कीर्ति, क्यों? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से बड़ा डरते हैं, आपको बायो प्रोसेस से डर नहीं लगता? गेट बीटी में भी प्रिपरेशन के दौरान सबसे खतरनाक तो बायो प्रोसेस ही लोग मानते हैं, आपको उसका डर नहीं लगता? सर शुरू से ही मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि मतलब कैसे लार्ज स्केल पे आप एक लाइफ सेविंग ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हो। और स्पेशली मेरे ओके। थेसिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब मैं यूजी लेवल पे अच्छा। थेसिस कर रही थी तो मेरा हम्म। एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर वर्क था। तो फिर अच्छा अच्छा। जैसे हम उधर जैसे करते हैं उसके हिसाब से ही मैंने सोचा कि बायो प्रोसेस अच्छा। अच्छा होगा। बायोलॉजिकल ओके। ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम कुछ ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मैनकाइंड के लिए अच्छा हो। बढ़िया बात कही इन्होंने।
क्योंकि इनका डिसर्टेशन के दौरान एक्सपीरियंस एक्सपोजर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से काफ़ी अच्छा रहा है, इसीलिए इन्होंने बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग चूज़ किया और वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग कॉलेजेस। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अगर आपको पढ़नी है तो आईसीटी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। बायो प्रोसेस वहाँ पे सबसे बेहतरीन होता है। अब अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कीर्ति, आप अपनी गैट की प्रिपरेशन कैसे करी? क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान दी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की? सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, प्रिसाइज शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने गेट बीटी के बाद ही आपका कोर्स ज्वाइन किया था। और जी। मतलब सर आपके जो नोट्स थे वो काफ़ी प्रिसाइज लगे मुझे। जैसे मेरा बहुत वीक था सेल बायोलॉजी वाला कंटेंट, सेल सिग्नलिंग वाला। तो फिर जब आपने पढ़ाया, लाइक आपका जब रिकॉर्डिंग देखा मैंने, और जब मैंने आपके पीडीएफ से पढ़ा वो फ्लो चार्ट वगैरह, तो मुझे काफ़ी हद तक समझ में आया। मैंने कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। और एग्ज़ाम के पहले भी आई थिंक मैंने आपके जितने भी नोट्स हैं उसको ही आई थिंक 15 to 20 टाइम्स रिवाइज किया होगा, ऐसा कि जैसे बहुत ज़ेरॉक्स बड़ी हो गया मेरे माइंड में। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और कीर्ति, आपको क्या लगता है कितना परसेंट सब कुछ क्रैश कोर्स से ही आपको देखने को मिल गया? कितना परसेंट जो क्वेश्चन आया था गैट बी का, आप आपको लगा कि मतलब पढ़ाया हुआ ही आ गया? सर बहुत सारा सर, सेक्शन बी से आई थिंक 75% मैं बोलूँगी। बिल्कुल, देखिए, मतलब 75। पढ़ाया हुआ डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी से इतना परसेंटेज क्वेश्चन कीर्ति को देखने को मिला। और अगर 75-80% क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में आप करेक्ट करके आ जाते हो तो फिर आपको कौन रोक सकता है कि नहीं कीर्ति? सही बताइए। अच्छा, इस कोर्स के दौरान आपको क्या-क्या, जो आपने हमारे साथ गैट का कोर्स किया उसके दौरान आपको क्या-क्या बेनिफिट्स दिखे? क्या आपके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी चीज़ें मिली हुई थी? आपका टेस्ट वगैरह भी लिया जा रहा था? क्या-क्या चीज़ें थी उसमें? यस सर, टेस्ट सीरीज होती थी। आप हमें टाइम अलॉट करते थे, उसके बेसिस पे टेस्ट होता था हमारा। साथ में मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगा कि नॉर्मली आर के शर्मा की जो बुक हम परचेज करते हैं और प्रीवियस ईयर हुँ, क्वेश्चंस, आप ऑलरेडी उसको ऐसे मतलब सेपरेट करके आप प्रोवाइड किया करते थे मॉड्यूल के हिसाब से। तो उसकी वजह से हमारे लिए इजी हो जाता था क्वेश्चंस को सॉल्व करना और चेक करना कि हमारी प्रिपरेशन लेवल क्या है। बिल्कुल। तो हमने अपने कोर्सेज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान दिया था कि स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करवा दें, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जनरली एग्ज़ामिनेशन में रिपीट होते हैं। ख़ासकर अगर हम गैट बी की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस उसी तरीके के आ जाते हैं। तो इसलिए इस बार हमने वो भी चीज़ की थी, तो इसीलिए जो लोग सफल हुए हैं गैट बी के हमारे कोर्सेज़ में, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और कीर्ति उसमें से वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे कीर्ति एक बार और बता दीजिए एक बात कि आपको क्या लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो असफल भी हो गए गैट बी में। आपको क्या लगता है किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए अगर स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है गैट बी या गेट बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन के लिए? तो आपको क्या लगता है आपके स्टडीज़ के दौरान आपको क्या बातें लगी कि जो स्टूडेंट्स को ध्यान देनी चाहिए या जो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है? एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो रिवीजन है, सबसे इम्पोर्टेंट। हुँ, सेकेंडली ये है कि हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए। प्रीवियस एग्जाम्स में हुँ, जो गलतियाँ हुई है हमसे, हमें ऐसा हुँ, माइंड में रखना चाहिए कि वो चीज़ रिपीट ना हो वापस से जो एग्जाम हम देने वाले हैं। तीसरा ये है राइट, कि राइट। टारगेट सेट करके रखना चाहिए हमें कि इतना बिल्कुल, चाहिए करके। बिल्कुल। जब आपने गैट बी का एग्ज़ाम दिया था कीर्ति, तो आप कॉन्फिडेंट थी कि सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएँगे? क्योंकि आपने काफ़ी टाइम रिवीज़न कर चुकी होंगी तो आपको लगने लगा होगा कि हाँ, मेरा कितना सही है, कोई अंदाज़ा हो गया था आपको? यस सर, मेरे को उस टाइम पे ही समझ में आ गया था, सेक्शन बी जब मेरा हो गया, मेरा हाँ, हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा। बस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब जैसे इन्होंने बताया कि रिवीजन वगैरह पे ख़ास ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी कमियों, अपनी गलतियों पे ध्यान देना चाहिए। जो गलती आपको टेस्ट वगैरह आप बार-बार कंटीन्यूअसली दे रहे हैं, उसमें आपको समझ में आया कि ये गलती मुझसे कंटीन्यूअसली हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे गलत हो रहे हैं, तो उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए और एग्ज़ाम के समय उनको ज़रूर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये एक विशेष बात है। स्टूडेंट्स को मैंने कंटीन्यूअसली देखा है, वो नई चीज़ें पढ़ते चले जाते हैं, रिवाइज़ करने पे ध्यान नहीं देते। आपके सामने कीर्ति बैठी हुई है, ऑल इंडिया रैंक 45 है, जो एग्ज़ाम दिया वो निकाला। इनकी एक ख़ास बात आपने देखी, इन्होंने बोला कि मैंने
20 से 25 बार आपके नोट्स, जो मैंने नोट्स इनको दिए थे, हम अपने हर बैच में स्टूडेंट से कहते हैं हम आपको नोट्स देंगे, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टूडेंट लिखेगा उतनी ही देर में तो वो सुनेगा कब, समझेगा कब। तो हम हैंड रिटन नोट्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं और वो उसी से पढ़ते हैं। इन्होंने जैसा बताया 75-80% एज इट इज नोट से आ गया, बाकी सब एप्लीकेशन बेस्ड था। हर एग्जाम में, नेशनल लेवल एग्जाम है तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन 75-80% क्वेश्चन अगर सीधे नोट से आ रहा है तो आप जानते होंगे ये बड़ी बात है। लेकिन उस बच्ची ने 20 से 25 बार उन नोट्स को रिवाइज किया ताकि उसके दिमाग में वो चीजें बैठ गई। हम सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिया उससे काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप खुद उसको 7 दिन बाद देखेंगे तो आपको याद नहीं रह जाएगा। तो मेरी एक आपसे एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग आगे गेट बीटी का एग्जाम देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर गैट बी का एग्जाम देंगे, रिवीजन पे जरूर 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 फोकस करिए। एक बार दो बार नहीं, उस बच्ची ने 20 से 25 बार रिवाइज किया है, तो जाकर के वो जहाँ पे आज है वहाँ पे है। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। कीर्ति, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जरूर मुझे बता दीजिए। क्या सोचती हैं आप, इसके आगे क्या सर करना है? मेरा शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मैं एमटेक करूँ और अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में प्लेस्ड हो जाऊँ। उसके बाद जी अगर मेरे पास टाइम रहा और पेशेंस रहा मेरे अंदर तो आई थिंक आई विल परस्यू पीएचडी ऑल्सो। बिल्कुल। तो इन्होंने जैसा बताया कि मास्टर्स अभी खत्म करने का इनका प्लान है, उसके बाद अब ये आगे जा करके देखेंगी कि कब इनका मतलब पीएचडी का क्या इनका मन है या नहीं है। तो आपका कब से क्लासेस शुरू हो रही हैं कीर्ति, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में? सर मोस्ट प्रॉबेबली सितंबर से शुरू होगा, नोटिफिकेशन आया नहीं है अभी तक। सितंबर से शुरू होगा। तो कीर्ति का जो है वो फर्स्ट वाली काउंसलिंग में ही इनका सिलेक्शन हो गया था, और इसके बाद सेकंड काउंसलिंग में हमारा एक और स्टूडेंट भी सेलेक्ट हुआ है, उनका नाम है लारिब खान। तो कभी मौका मिलेगा तो उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और उनके से भी पूछेंगे कि उनका क्या क्या गोल है, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा और कीर्ति से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और आगे कैसे आपको अपने करियर में ध्यान देना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति, आप हमारे साथ जुड़ी, हमसे इतनी सारी बातें की और व्यूअर्स को इतना सारी बातें आपने बताई कि किस तरीके से आगे आपको अपना करियर को परस्यू करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस, स्टूडेंट्स की स्टोरीज, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी जर्नी के बारे में और जानना है तो आप ज़रूर ज़रूर कमेंट करिएगा। हम इसी तरीके से और स्टूडेंट्स को बुला करके उनकी जर्नी के बारे में आपसे बात करेंगे ज़रूर से, ताकि आप और उनसे सीख सकें। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए इतना ही।